2025-26 सीजन के बाद आर्सेनल एफसी कैसे मोड पर खड़ी है। यहाँ टीम के पास कंट्रोल, स्ट्रक्चर और डिफेंसिव स्टेबिलिटी तो है, लेकिन अटैक में वो एक्सप्लोसिवनेस, अनप्रडिक्टेबिलिटी और इंडिविजुअल मैजिक की कमी साफ दिखती है। माइकल आर्टेटा की टीम ने प्रीमियर लीग में तो मजबूत परफॉर्मेंस दी, लेकिन चैंपियंस लीग में पीएसजी के खिलाफ मिली निराशाजनक हार ने एक बात साफ कर दी कि बड़े नॉकआउट मैचों में सिर्फ स्ट्रक्चर से काम नहीं चलता। ऐसे मैचों में वो खिलाड़ी चाहिए जो अपने दम पर डिफेंडर को बीट कर सके, लो ब्लॉक को तोड़ सके और गेम का टेम्पो अचानक से बदल सके। देखिए, आर्सेनल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड्रिया बर्टा और मैनेजर माइकल आर्टेटा इसी वजह से अटैकिंग डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने के लिए ऑप्शंस तलाश रहे हैं। लेफ्ट विंग और अटैकिंग मिडफील्ड दोनों जगह डायनामिज्म की भारी जरूरत है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रोसार्ड का बेसिक टॉस जाना लगभग तय माना जा रहा है, जिससे आर्सेनल को करीब 18 मिलियन प्लस 2 मिलियन की इनकम हो सकती है। इसके साथ ही गैब्रियल जीसस, इथन नवानेरी और माइलस लुइस कैली जैसे खिलाड़ियों के फ्यूचर को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। अब जरा समझिए, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं: इली जूनियर क्रूपी, मार्गन रोजर्स और ब्रैडले बारकोला। अब बात करते हैं आर्सेनल की टैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। माइकल आर्टेटा के अंडर आर्सेनल आमतौर पर 4-3-3 या 4-2-3-1 के स्ट्रक्चर में खेलती है। जब टीम के पास बॉल होती है तो आर्सेनल अक्सर 3-2-5 या बॉक्स मिडफील्ड शेप में बदल जाती है। डेक्लन राइस और मार्टिन ओडेगार्ड सेंट्रल एरिया में जगह बनाते हैं, फुल बैक्स अंदर या वाइड पोजीशन में सपोर्ट देते हैं और विंगर्स पिच को स्ट्रेच करते हैं। डिफेंस के मामले में आर्सेनल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉल को छीनने के बाद टीम तुरंत एक कम्पैक्ट 4-4-2 शेप में वापस आ जाती है, जिससे विरोधियों के लिए काउंटर अटैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि आर्सेनल का रेस्ट डिफेंस प्रीमियर लीग के सबसे मजबूत सिस्टम में से एक माना जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस स्ट्रक्चर का एक नुकसान भी है। अटैक कई बार बहुत स्लो, प्रेडिक्टेबल और ओवरली कंट्रोल्ड हो जाता है। ओपन प्ले में डीप ब्लॉक्स को तोड़ने में आर्सेनल को संघर्ष करना पड़ता है। टीम का ज्यादातर अटैक राइट साइड से बुकायो साका के जरिए चलता है। 25-26 सीजन के आंकड़े देखिए, आर्सेनल के लगभग 43% अटैक राइट साइड से आए, जबकि लेफ्ट साइड से सिर्फ 33% अटैक आए। गैब्रियल मार्टिनेली की इनकंसिस्टेंट फॉर्म और लिंड्रो ट्रोसार्ड के संभावित एग्जिट के कारण लेफ्ट साइड पर खतरा कम हो गया है। इस कमजोरी को कम करने के लिए आर्सेनल ने सेट पीसेस पर बहुत भरोसा किया। निकोलस जॉबर की कोचिंग में टीम ने सेट पीसेस से 19 गोल दागे, जो टोटल गोल्स का लगभग 30% बनता है। ये एक बड़ी स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन चैंपियन लीग जैसे बड़े मुकाबलों में आर्सेनल को ओपन प्ले में भी अनप्रेडिक्टेबल और रूथलेस बनना ही होगा। इसलिए आर्सेनल को एक ऐसे अटैकर की तलाश है जो ड्रिबल कर सके, डिफेंडर्स को आइसोलेट कर सके, सेंट्रल एरिया में तबाही मचा सके और लेफ्ट साइड से भी साका जैसा खतरा पैदा कर सके। तो अब हम इन तीनों प्लेयर्स के बेसिक स्टैट्स को कंपेयर करते हैं। इली जूनियर क्रूपी इस समय एएफसी बॉर्नमथ के लिए खेलते हैं। उनका मेन रोल सेंटर फॉरवर्ड नंबर 10 या लेफ्ट हैंड साइड फॉरवर्ड का है। 2025-26 प्रीमियर लीग सीजन में उन्होंने लगभग 1670 से 1680 मिनट खेलकर 13 गोल किए और 0 असिस्ट दिए। उनका G+A प्रति 90 मिनट लगभग 0.70 है। उन्होंने 52 शॉट्स लिए, 22 टारगेट पर थे और उनके XG लगभग 8.35 के करीब बताया गया। इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सपेक्टेड गोल से काफी ज्यादा स्कोर किया, जो उनकी शानदार फिनिशिंग क्वालिटी दिखाता है। मॉर्गन रोजर्स एस्टन विला के लिए खेलते हैं। उनका मेन रोल अटैकिंग मिडफील्डर, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर या फॉल्स 9 टाइप का है। 25-26 प्रीमियर लीग सीजन में उन्होंने लगभग 3280 मिनट खेलकर 10 गोल दागे और 6 असिस्ट दिए। उनका G+A प्रति 90 मिनट लगभग 0.44 है। 24-25 सीजन में भी उन्होंने 8 गोल और 10 असिस्ट के साथ एक सॉलिड आउटपुट दिया था। एक कंसिस्टेंसी आर्सेनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैडले बारकोला
वो पीएसजी के लिए खेलते हैं। उनका मेन रोल लेफ्ट विंगर है, लेकिन वो राइट विंगर और स्ट्राइकर के तौर पर भी खेल सकते हैं। 25-26 लीग पहले सीजन में उन्होंने लगभग 1740 से 1750 मिनट के अंदर 11 गोल और 1 असिस्ट किया। चैंपियंस लीग में उन्होंने 983 मिनट में 2 गोल और 4 असिस्ट दिए। 24-25 लीग पहले सीजन में उनके नाम 14 गोल और 10 असिस्ट थे, जो ये साबित करती है कि वे पहले से ही एलीट लेवल के वाइड अटैकर प्रोफाइल रखते हैं। एली जूनियर क्रूपी फ्रांस के यंग और टैलेंटेड फॉरवर्ड हैं, जो एफसी लॉरेंथ की अकेडमी से उभरे और अब प्रीमियर लीग में एएफसी वॉर्नमथ के लिए खेल रहे हैं। 23 जून 2006 को जन्मे क्रूपी सिर्फ 20 साल के हैं। उनकी हाइट करीब 1.79 मीटर और वजन लगभग 70 किलो है। वो राइट फुटेड प्लेयर हैं, लेकिन उनके लेफ्ट फुट में अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उनका लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्हें टाइम स्पेस में बेहतरीन बैलेंस और क्विक टर्न्स देता है। क्रोपी कोई ट्रेडिशनल नंबर 9 नहीं है, वो एक 9.5 प्रोफाइल वाले खिलाड़ी हैं, ना पूरा स्ट्राइकर ना पूरा नंबर 10। वो टीप आकर बॉल रिसीव करते हैं, मिडफील्ड को टैग से कनेक्ट करते हैं और लेफ्ट हाफ स्पेस से अंदर कट करके फॉर कॉर्नर में शॉट लेना पसंद करते हैं। उनकी फिनिशिंग बहुत शार्प है। प्रीमियर लीग में 13 गोल करना, वो भी लिमिटेड मिनट्स में, ये दिखाता है कि वो बॉक्स के अंदर एक इंस्टिंक्टिव फिनिशर है। उनका शॉट रिलीज फास्ट है, मूवमेंट चालाकी भरी है और वो डिफेंडर्स के पहुंचने से पहले ही स्पेस पर अटैक कर लेते हैं। एफसी लॉरियंट के लिए 24-25 लीग सेकंड सीजन में उन्होंने 30 मैचों में 22 गोल और 2 असिस्ट किए थे। ये उनकी नेचुरल गोल स्कोरिंग एबिलिटी का सबूत था। बॉर्नमथ आने के बाद प्रीमियर लीग की फिजिकल गेम के बावजूद उन्होंने 13 गोल करके अपनी क्वालिटी स्थापित कर दी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत फिनिशिंग है। वो अपने XG से ज्यादा गोल स्कोर कर रहे हैं, जो बताते हैं कि उनके शॉट्स की क्वालिटी और कंपोजर हाई लेवल का है। लेकिन यहीं से एक बात ध्यान रखने वाली है कि XG ओवर परफॉर्मेंस हर सीजन रिपीट नहीं होती, इसलिए आर्सेनल को उन्हें एक गारंटीड 25 गोल वाले स्ट्राइकर के रूप में नहीं, बल्कि एक हाई अपसाइड यंग फिनिशर के रूप में देखना चाहिए। ग्रुप की क्रिएटिविटी अभी लिमिटेड है। प्रीमियर लीग सीजन में उनके 0 असिस्ट थे और XA भी कम था। उनकी सक्सेसफुल ड्रिबल परसेंटेज लगभग 40% के करीब बताई गई है। ड्यूल्स और एरियल एबिलिटी में भी वो अभी कंप्लीट प्रीमियर लीग स्ट्राइकर नहीं बनी। एरियल ड्यूल्स में उनकी सक्सेस कम है और बैक टू बैक गोल प्ले पर भी अभी काम करने की जरूरत है। आर्सेनल के लिए क्रूपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। वो गैब्रियल जीसस के फ्यूचर रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक बॉक्स स्ट्राइकर नहीं बल्कि लिंक अप प्ले भी कर सकते हैं। उनकी प्रेसिंग हैबिट भी आर्टेटा के सिस्टम के लिए यूजफुल है, क्योंकि वे गोलकीपर तक को प्रेस करते हैं। उनकी तुलना थियरी हेनरी, रॉबर्ट और क्रिस्टोफर जैसे प्रोफाइल से की जा रही है, लेकिन इस वक्त वो भी अपने डेवलपमेंट स्टेज में हैं। मार्केट के हिसाब से क्रूपी की वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के अनुसार 70 मिलियन से लेकर 85 मिलियन या 100 मिलियन तक बताई जा रही है। बॉर्नमथ उन्हें आसानी से नहीं बेचेगा, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक है। PSG, रियल मैड्रिड और चेल्सी जैसे क्लब भी उनके सिचुएशन पर नजर रखे। आर्सेनल के लिए वो एक एक्साइटिंग ऑप्शन जरूर है, लेकिन तुरंत लेफ्ट विंग का सोल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं मॉर्गन रॉजर्स की प्रोफाइल और स्ट्रेंथ की। मॉर्गन रॉजर्स इंग्लैंड के एक पावरफुल अटैकिंग प्लेयर हैं। 26 जुलाई 2002 को जन्मे रॉजर्स 23 साल के हैं। उनकी हाइट लगभग 1.87 मीटर है। इस कारण वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। अब जरा समझिए, रॉजर्स का गेम पासिंग कंट्रोल पर नहीं बल्कि बॉल कैरिंग पर बेस्ड है। वो डिफेंडर को शोल्डर से होल्ड करते हैं, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और प्रेशर में से बॉल निकालकर सेंट्रल एरिया में ड्राइव करते हैं। इस स्टाइल के कारण कई एनालिस्ट उन्हें मैन टू मैन प्रेसिंग सिस्टम्स के खिलाफ एक चीट कोड मानते हैं। जब विरोधी टीम प्रेस करती है तो रॉजर्स एक ही कैरी से मिडफील्ड लाइन को चीर सकते हैं। 25-26 प्रीमियर लीग सीजन में रॉजर्स ने लगभग 3280 मिनट खेलकर 10 गोल और 6 असिस्ट किए। उनका XG 6.83 था, जिसका मतलब है कि उन्होंने एक्सपेक्टेड गोल से बेहतर फिनिश किया। 24-25 सीजन में भी उन्होंने 8 गोल और 10 असिस्ट किए थे। ये दिखाता है कि वो सिर्फ वन सीजन वंडर नहीं है, बल्कि एक कंसिस्टेंट अटैकिंग कंट्रीब्यूटर है।
रॉजर्स प्रति 90 मिनट लगभग 28 पास करते हैं और उनकी पासिंग एक्यूरेसी 71.9% के करीब है। एक ट्रेडिशनल अटैकिंग मिडफील्डर के हिसाब से ये नंबर कम लग सकता है, लेकिन ये उनके रोल की वजह से है। वो सेफ पास नहीं खेलते, वो रिस्क लेते हैं। उनके गेम में सेंट्रल प्रोग्रेसिव कैरीज, पेनल्टी एरिया कैरीज और डायरेक्ट रन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेनल्टी एरिया में उनके कैरीज लगभग 0.87 प्रति 90 है, जो बताते हैं कि वो बॉल को डेजर्स जोन्स में ले जाते हैं। उनाई ने उन्हें नंबर 10 लेफ्ट साइडेड अटैकर और फ्रंट 2 में भी यूज किया है। रॉजर्स को अगर फ्रीडम मिले तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। वो डीप ड्रॉप कर सकते हैं, हाफ स्पेस में रिसीव कर सकते हैं और डिफेंडर के पीछे रन बना सकते हैं और वाइड पुल करके स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एस्टन विला में कुछ फेजेस के दौरान उनके थ्रू बॉल्स, कंप्लीटेड ड्रिबल्स और शॉट्स ऑन टारगेट टीम हाई लेवल के रहे हैं। आर्सेनल के लिए रॉजर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनकी वर्सैटिलिटी है। वो लेफ्ट विंग, राइट विंग, नंबर 10, लेफ्ट नंबर 8 और फॉल्स 9 टाइप रोल में भी यूज हो सकते हैं। आर्टेटा की टीम को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो लो ब्लॉक्स के खिलाफ सेंट्रल कियोस्क क्रिएट करे। रॉजर्स अपनी ताकत और कैरिंग से डिफेंडर्स को अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। ये आर्सेनल के मौजूदा स्लो पोजीशन गेम में अचानक से डायरेक्टनेस ला सकता है, लेकिन रॉजर्स की कुछ वीकनेस भी हैं। वो हाई रिस्क फुटबॉल खेलते हैं, इसलिए पोजीशन लूज भी करते हैं। कंपैक्ट लो ब्लॉक्स के खिलाफ अगर स्पेस कम हो तो उनका इम्पैक्ट घट सकता है। डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी एक चिंता है। उनके टैकल्स प्रति 90 मिनट लगभग 1.01 बताया गया है, जो आर्टेटा के सिस्टम के लिए थोड़ा कम है, क्योंकि आर्सेनल में हर अटैकर से ट्रैकिंग बैक और प्रेसिंग डिसिप्लिन की डिमांड होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रॉजर्स कोई प्योर विंगर नहीं है। वो लेफ्ट साइड पर खेल सकते हैं, लेकिन वो टच लाइन विंगर नहीं है। इसलिए अगर आर्सेनल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेचुरल लेफ्ट विंग विड्थ है, तो रॉजर्स उसका डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम सेंट्रल बॉल प्रोग्रेशन, फिजिकलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो रॉजर्स बेस्ट ऑप्शन है। मार्केट साइड पर रॉजर्स सबसे महंगे ऑप्शन है। एस्टन विला उन्हें बेचने में इंटरेस्टेड नहीं दिखती और रिपोर्ट्स में उनकी वैल्यूएशन 100 मिलियन से 130 मिलियन तक बताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आर्सेनल उन्हें अपना नंबर 1 अटैकिंग टारगेट मान रही है और एंड्रिया इस डील को एंड ऑन या स्ट्रक्चर्ड पेमेंट्स के जरिए पॉसिबल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। प्लेयर खुद आर्सेनल मूव के लिए इंटरेस्टेड बताया जा रहा है, लेकिन फीस एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब बात करते हैं ब्रैडली बारकोला की प्रोफाइल और स्ट्रेंथ की। ब्रैडली बारकोला फ्रांस नेशनल टीम और पीएसजी के एक एक्सप्लोसिव लेफ्ट विंगर है। लियोन अकेडमी से निकले बारकोला अब यूरोप के सबसे खतरनाक यंग वाइड अटैकर्स में गिने जाते हैं। किलियन के रियल मैड्रिड जाने के बाद पीएसजी में लेफ्ट साइड की जिम्मेदारी उन पर आ गई और बारकोला ने अपनी पेस, ड्रिबलिंग और डायरेक्टनेस से गजब का इम्पैक्ट दिखाया। 2 सितंबर 2002 को जन्मे बारकोला 23 साल के हैं। सोर्सेज के मुताबिक उनकी हाइट 1.82 मीटर से 1.88 मीटर के बीच बताई जाती है। वो राइट फुटेड प्लेयर हैं जो लेफ्ट विंग से इनसाइड कट करना पसंद करते हैं। वो राइट विंग या स्ट्राइकर के तौर पर भी खेल सकते हैं, लेकिन उनकी नेचुरल पोजीशन लेफ्ट विंग ही है। 24-25 लीग पहले सीजन में बारकोला ने 34 मैचों में 14 गोल और 10 असिस्ट किए। ये एक लीड विंगर का आउटपुट था। 25-26 लीग पहले सीजन में उन्होंने लगभग 1750 मिनट में 11 गोल और 1 असिस्ट किया। असिस्ट नंबर कम जरूर है, लेकिन उनके गोल का खतरा और ड्रिबलिंग डेंजर हाई रहा। चैंपियंस लीग में उन्होंने 16 मैचों में 983 मिनट खेलकर 2 गोल और 4 असिस्ट दिए। ये एक्सपीरियंस आर्सेनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चैंपियन लीग का प्रेशर पहले ही फेस कर चुके हैं। बारकोला की सबसे बड़ी ताकत है 1 वर्सेस 1 आइसोलेशन। वो टच लाइन पर वाइड रहकर बॉल रिसीव करते हैं, फुल बैक को आइसोलेट करते हैं और फिर इनसाइड कट करके शॉट या फाइनल पास ढूंढते हैं। वो आर्सेनल की लेफ्ट विंग प्रॉब्लम का सबसे डायरेक्ट सॉल्यूशन लगते हैं। जब विरोधी टीम आर्सेनल के विरुद्ध लो ब्लॉक बनाती है तो सेंट्रल स्पेस बंद हो जाता है। ऐसे वक्त में बारकोला जैसा विंगर डिफेंडर को इंडिविजुअल ड्यूल्स में बीट करके उनका स्ट्रक्चर तोड़ सकता है।
उनकी प्रोग्रेसिव कैरीज और बॉल प्रोग्रेशन एकदम एलीट लेवल का है। रिपोर्ट्स में उन्हें यूरोप की टॉप लीग्स में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कैरीज करने वाला वाइड प्लेयर्स में गिना गया है। इससे उनकी इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी भी हाईलाइट होती है। आर्सेनल के लिए बारकोला का फिट होना बहुत क्लियर है। वो लेफ्ट साइड को नेचुरल विड्थ, पेस, डायरेक्टनेस और 1v1 थ्रेट देंगे। इससे बुकायो साका पर डिपेंडेंसी घटेगी। विरोधी टीम सिर्फ राइट साइड में भीड़ लगाकर आर्सेनल को नहीं रोक सकेगी, क्योंकि बारकोला लेफ्ट साइड से भी वैसा ही फियर फैक्टर पैदा करेंगे। लेकिन बारकोला की भी एक कमजोरी है और वो है डिफेंसिव साइड। फ्रांस के पूर्व डिफेंडर मार्सेल डेसली ने उनके डिफेंसिव अल्टरनेस को लेकर चिंता जाहिर की है। कई बार वो अटैक के बाद अपनी पोजीशन पर वापस आने में स्लो या लेजी लगते हैं। आर्टेटा के सिस्टम में ये एक्सपेक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आर्सेनल विंगर्स को फुल बैक की हेल्प करनी पड़ती है और प्रेसिंग ट्रिगर्स को फॉलो करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आर्सेनल की ज़रूरत के हिसाब से कौन सा प्लेयर बेस्ट है। अगर आर्सेनल का मेन कर्सन लेफ्ट विंग है तो ब्रैडली बारकोला सबसे परफेक्ट फिट है। ग्रेबियल की इनकंसिस्टेंट फॉर्म, ट्रोसार्ड का संभावित एग्जिट और बुकायो साका पर ओवर रिलायंस को देखते हुए आर्सेनल को लेफ्ट साइड पर एक नेचुरल एक्सप्लोसिव विंगर चाहिए। बारकोला इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो विड्थ देंगे, डिफेंडर को स्ट्रेच करेंगे, 1v1 बीट करेंगे और लेफ्ट साइड को डेंजरस बनाएंगे। अगर आर्सेनल की मेन चिंता सेंट्रल केयास, फिजिकलिटी और बॉल कैरिंग है तो मॉर्गन रॉजर्स बेस्ट ऑप्शन है। आर्सेनल की पासिंग कई बार स्लो हो जाती है और लो ब्लॉक के खिलाफ टीम को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो मिडल से बॉल कैरी करके डिफेंडर्स का शेप तोड़ दें। रॉजर्स ये रोल बहुत बढ़िया कर सकती हैं। वो मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकती हैं, इसलिए आर्टेटा के लिए टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी लाते हैं। अगर आर्सेनल लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्ट्राइकर या सेकंड स्ट्राइकर चाहती है तो एली यूनियर क्रूपी बेस्ट गैम्बल है। उनकी फिनिशिंग डरावनी है, मूवमेंट इंटेलिजेंट है और एज के हिसाब से उनकी क्षमता बहुत हाई है, लेकिन वो इमीडिएट लेफ्ट विंग सोल्यूशन नहीं है और प्रीमियर लीग में अभी कंप्लीट स्ट्राइकर भी नहीं बने हैं। उन्हें थोड़ा डेवलपमेंट टाइम चाहिए। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे और देखते हैं इन तीनों में से कौन सा प्लेयर आर्सेनल के लिए परफेक्ट रहेगा। ओवरऑल आर्सेनल फिट के हिसाब से मॉर्गन रॉजर्स सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन है। वो प्रीमियर लीग में प्रूवन है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकता है। अगर आर्सेनल सिर्फ एक ही प्लेयर लेना चाहती है जो स्क्वाड को कई तरीकों से इम्प्रूव करें तो मॉर्गन रॉजर्स सबसे सेफ और कंप्लीट चॉइस है। लेकिन प्योर टैक्टिकल लेफ्ट विंग की नीड के हिसाब से ब्रैडली बारकोला सबसे परफेक्ट प्लेयर है। आर्सेनल की करंट प्रॉब्लम लेफ्ट साइड से खतरे की कमी है। इस प्रॉब्लम का सबसे डायरेक्ट सोल्यूशन बारकोला है, क्योंकि वो नेचुरल लेफ्ट विंगर है, पेस रखते हैं, 1v1 स्पेशलिस्ट हैं और बुकायो साका जैसा फियर फैक्टर दूसरी तरफ भी क्रिएट कर सकते हैं। एली यूनियन क्रूपी इन तीनों में से सबसे एक्साइटिंग लॉन्ग टर्म फिनिशर है। अगर आर्सेनल फ्यूचर के लिए एलीट स्ट्राइकर या सेकंड स्ट्राइकर बनाना चाहती है तो क्रूपी एक स्मार्ट साइनिंग हो सकते हैं, लेकिन टाइटल जिताने वाली इमीडिएट इम्पैक्ट के हिसाब से वो रॉजर्स या बारकोला से पीछे हैं। अब बात करते हैं फाइनल रैंकिंग की। मॉर्गन रॉजर्स बेस्ट ओवरऑल आर्सेनल फिट, ब्रैडली बारकोला बेस्ट प्योर लेफ्ट विंग सॉल्यूशन, एली यूनियन क्रूपी बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्राइकर। अगर वैल्यू फॉर मनी के एंगल से देखें तो अगर मॉर्गन रॉजर्स की फीस 100 मिलियन से ऊपर जाती है तो ब्रैडली बारकोला एक बेहतरीन डील बना सकते हैं, क्योंकि वो आर्सेनल की एग्जैक्ट लेफ्ट विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आर्सेनल रॉजर्स को 85 मिलियन से 95 मिलियन की रेंज से नेगोशिएट कर सकती हैं तो रॉजर्स को साइन करना सबसे स्मार्ट मूव होगा। सीधी सी बात ये है कि आर्सेनल को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या सॉल्व करना चाहती है। अगर प्रॉब्लम लेफ्ट विंग है तो ब्रैडली बारकोला, अगर प्रॉब्लम सेंटर क्यास है तो मॉर्गन रॉजर्स, अगर फ्यूचर फिनिशिंग स्टार चाहिए तो एली यूनियन क्रूपी। लेकिन करंट आर्सेनल स्क्वाड और आर्टेटा के सिस्टम को देखते हुए मॉर्गन रॉजर्स सबसे कंप्लीट फिट दिखते हैं, जबकि ब्रैडली बारकोला टैक्टिकली
लेफ्ट साइड के लिए सबसे परफेक्ट सोल्यूशन है। तो ये था मेरा वीडियो। अब वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।